नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और अपनी पिछली क्लास जो थर्सडे को स्ट्रीम हुई थी उसमें हमने अपना जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, धातु और अधातु, उसको उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन उसका कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज की क्लास में मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर और अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो जैसा कि हम हर चैप्टर के को कंप्लीट करने के बाद उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं हम डिस्कस करते थे, तो ठीक उसी प्रकार हम धातु और अधातु के भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आज हम कितने एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम 50 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले हमने 5 पार्ट में धातु और अधातु की थ्योरी को कंप्लीट किया था, जिन्होंने भी वो 5 क्लासेस देखी हैं, समझी हैं, तो उनको आज के जो 50 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि लगभग हर एक टॉपिक पे हमने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो जैसा कि आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या वो पारा है, क्या वो सोडियम है, क्या वो तांबा है, या वो लोहा है। तो हमने अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि कमरे के ताप पर पारा यानी जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, यही वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर हो जाएगा पारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो प्रश्न वही है लेकिन क्या पूछा है आपसे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा है। पिछले प्रश्न में हमसे क्या पूछा था? पिछले प्रश्न में हमसे धातु पूछा था, तो जबकि दूसरे प्रश्न में हमसे अधातु पूछा है। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है अपनी क्लासेस में। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वो अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या वो आयोडीन है, क्या वो ब्रोमीन है, क्या वो क्लोरीन है, या वो कार्बन है। तो हम सभी को याद रखना है कि ब्रोमीन ही वो अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको इसको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या उपर्युक्त सभी। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम ये याद रखते हैं कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी और लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जनरली हम लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि सोडियम ही वो धातु है जिसे केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है और उसी को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम और लिथियम भी वो धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे अधिक तन्य धातु के बारे में पूछ रहा है। तो हमने अपनी कल की क्लास में डिस्कस किया था कि लगभग 1 किलोग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे तन्य पूछा है। हमारे पास ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। ये सभी धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अधिक। तो यहाँ पे सोना ही वो धातु है जो
सबसे अधिक तन्य, मतलब जो डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो तन्यता का जो गुण होता है, वो सर्वाधिक सोने में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यहाँ पे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। यहाँ पे सभी धातु के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपसे फिर आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छी पूछा है तो चांदी यानी कि सिल्वर ही वो धातु है जो सबसे अच्छी चालक होती है सभी धातुओं में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अधातु चमकीली होती है? मैंने आपको उदाहरण बताए थे जब हमने धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया है कि कौन सी धातु चमकीली होती है। तो वहां पे एक तो हमने कार्बन के अपरूप हीरे के बारे में डिस्कस किया था जो चमकदार होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको इन ऑप्शन में से अपना राइट आंसर चुनना है। तो ऑप्शन है सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन या कार्बन। तो हम सभी को याद रखना है कि आयोडीन ही वो अधातु है जो चमकीली होती है। आयोडीन चमकीली होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? हम कार्बन के तीनों अपरूपों के बारे में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक, काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन जब हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस को देखा था तो वहां पे हमने ये पढ़ा है कि सभी पूरे पृथ्वी पर यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? क्या वो ग्रेफाइट है, क्या वो हीरा है, क्या वो फुलरिन है, या वो कोयला है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कार्बन का अपरूप होने के बावजूद ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? यहाँ पे अधातु पूछा है जो विद्युत की सुचालक होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। हमारे पास जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, तो हमें याद रखना है कि जो ग्रेफाइट अधातु है, जिसमें मैंने कारण भी बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये विद्युत अधातु होने के बावजूद ये विद्युत की सुचालक होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न हमने जब अपने अम्ल और क्षार चैप्टर के एमसीक्यू की तो वहां भी डिस्कस किया था। सेम चीज मेटल और धातु में भी सेम प्रश्न आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या होगी। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, यानी किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं? क्या वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्या वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको याद रखने के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को एक कोड भी बताया गया था, मॉब। कौन सा कोड बताया गया था? मॉब। मॉब की फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या मतलब हुआ? धातु के ऑक्साइड बेसिक होते हैं यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 10वां प्रश्न है कि अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में धातु के ऑक्साइड देखा था, यहाँ पे हमसे पूछा है अधातु के ऑक्साइड। ऑप्शन वही है, क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भी हमने अपनी क्लासेस में एक कोड पढ़ा है, जिसमें हमने नमोआ कोड देखा था, जिसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी अधातुओं के ऑक्साइड एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? हमने उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, और हमने ये भी जाना था कि कैसे जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, कैसे हमारे जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में हमने देखा था कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण तथा जल, यानी
अम्लीय बिहेवियर भी शो करते हैं और क्षारीय भी। तो एक तरीके से इन उदाहरणों में से पहला उदाहरण है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही वो उदाहरण है जो किस प्रकृति का है, एम उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक नेचर का है, Al2O3। अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता तो जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता, तो वो राइट आंसर होता। हमने लेड ऑक्साइड भी डिस्कस किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस धातु को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और लोहा। तो यहाँ पे हमारे पास इन ऑप्शन में से जो सोडियम ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब चाकू से काटे जाने वाले धातु की बात की थी तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सोडियम हो जाएगा। सोडियम ही वो धातु है जिसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है अधिक क्रियाशीलता के कारण, हाई रिएक्टिविटी के कारण। किस कारण? अधिक क्रियाशीलता के कारण। चलते हैं, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? कौन सी, हमने जब रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे धातुओं के तो वहां पे हमने अलग अलग धातुओं का जल के साथ, गर्म जल, ठंडे जल और भाप के साथ भी अलग अलग प्रकार के गुण देखे थे। तो यहाँ पे किस गुण की चर्चा हो रही है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? क्या वो पोटेशियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो एल्यूमिनियम है, या वो आयरन है? तो हमको ध्यान रखना है जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, यही ठंडे जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं? तीव्र अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोटेशियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है? मैंने अभी बताया था कि हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में इन सब चीजों को काफी विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और हमने देखा था कि भाप के साथ जो कुछ धातुएं थी उसमें से इन ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, तो लोहा ही वो धातु है जो केवल भाप यानी स्टीम के साथ अभिक्रिया करती है इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आयरन और लोहा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, कौन सी धातु जल पर तैरने लगती है जब वह जल के साथ अभिक्रिया करती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करने में, जल के साथ अभिक्रिया करने पे उस पर तैरने लगती है? क्या वो पोटेशियम है, क्या वो कैल्शियम है, या वो सोडियम है, या वो कॉपर है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम धातु है वो जल पर तैरने लगती है जब वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। इसको हमको याद रखना है। चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ कि सीसा और टिन, यानी कल की क्लास में डिस्कस किया है जब मैंने आपको मिश्र धातु पढ़ाया था तो मैंने आपको ये उदाहरण दिया था कि लेड और टिन यानी सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? क्या उसे सोल्डर बोलते हैं, क्या वो पीतल होता है, या वो कांसा होता है, या वो स्टील होता है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि लेड और टिन यानी शीशा और टिन से मिलकर जो बनने वाली मिश्र धातु होती है उसी को हम सोल्डर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 17वें और अगले प्रश्न की तरफ कि पीतल, कल की ही क्लास में मैंने आपको 20 उदाहरण डिस्कस किए थे। कितने उदाहरण? 20 उदाहरण मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप देखेंगे कि परीक्षा में भी इसी प्रकार जो भी टॉपिक्स हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किए हैं, आप अगर उन क्लासेस को अच्छे से देखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत शॉर्ट नोट्स में ही आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जितना आवश्यक है, और एक एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी से रिलेट करके कराया जा रहा है। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो हमने पढ़ा है कि जो ब्रास यानी पीतल होता है वो कॉपर और जिंक, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमें बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक ही जो होते हैं वही पीतल, उन्हीं दोनों धातुओं से पीतल मिलके बना होता है। इस चीज को हमको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लीजिए, ये भी प्रश्न मिश्र धातु से है। तो आपको ये प्रश्न देख के आइडिया लग रहा होगा कि मिश्र धातु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। केवल यही उदाहरण है, जो भी उदाहरण जो कल मैंने स्टार मार्क किए थे उन पे प्रश्न बदल बदल कर आ सकते
है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसमें इसका इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कांसा यानी जो ब्रॉन्ज होता है, जिसके मेडल भी बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, किन धातुओं का मिश्रण है? क्या वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, क्या वो कॉपर और टिन का है, लेड और टिन का है, या आयरन और कार्बन का मिश्रण है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण है। मिश्र धातु यानी कॉपर और टिन को मिलाने पर जो मिश्र धातु बनाई जाती है उसी को हम ब्रॉन्ज या कांसा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमलगम, कल ही मैंने बताया था आपको अमलगम के बारे में। तो अमलगम से संबंधित प्रश्न पेपर में भी आएगा और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि अमलगम में एक आवश्यक धातु कौन सी होती है। मतलब मैंने कल आपको बताया था कि अमलगम वाली मिश्र धातु में एक मेटल तो फिक्स रहता है, स्थायी रहता है, उसके साथ हम किसी दूसरी धातु को मिलाते हैं। वो धातु एक, दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक धातु अमलगम में बिल्कुल आवश्यक होती है। वो कौन सी है? क्या वो तांबा है, क्या वो सोना है, क्या वो मरकरी है, या वो चांदी है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि पारा यानी कि जो मरकरी है, यही वो धातु है जो अमलगम में आवश्यक होती है। इसके साथ हम अन्य धातु को जब मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु हमें प्राप्त होती है वही अमलगम होता है। चांदी को मिला सकते हैं, और मैंने कल कुछ और भी उदाहरण बताए थे आपको। चलते हैं आइए 20वें प्रश्न की तरफ। कि ये भी कल ही की क्लास में डिस्कस किया है मैंने कि शुद्ध सोने के बारे में, जहां पे आपको बताया था कि कैसे आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध सोने में क्या बात होती है, नरम होता है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा? शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? तो हम सभी को ध्यान रखना है जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। हालांकि अत्यंत नर्म या बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट या नहीं तो 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। 24 कैरेट अत्यंत नर्म होने के कारण उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। कल की क्लास में मैंने ये आपको बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दी सोने के बारे में, उसी से संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? क्या वो 24 कैरेट है? तो 24 कैरेट तो होता नहीं है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण नहीं बना सकते उससे। इस पे हमने चर्चा की है कि बहुत नरम और सॉफ्ट होने का उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो अब आते हैं बाकी ऑप्शन पे। 22 कैरेट में बिल्कुल बनता है, 18 कैरेट पे बिल्कुल बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। यानी 22 कैरेट भी सही है, 18 कैरेट भी सही है, और दोनों सही का ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी का मतलब बी एवं सी दोनों, तो ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वो संक्षारण होता है, क्या वो गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण होता है, क्या वो विद्युत अपघटन होता है, या वो एनोडीकरण होता है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जब लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि जिन्होंने भी वो थ्योरी की क्लासेस हमारे 5 पार्ट में हमने अपने धातु और अधातु चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन 5 पार्ट को अच्छे से देखा होगा वो इन सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के उत्तर आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम सभी ने डिस्कस किया है कि एल्यूमिनियम पे एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, मोटी ऑक्साइड की परत। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो परत जमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या वो एनोडीकरण होता है, क्या वो गैल्वेनीकरण होता है, क्या वो भर्जन होता है, या वो निस्थापन होता है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि एनोडीकरण ही वो प्रक्रिया है, एनोडीकरण ही वो प्रक्रिया है जो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? मैंने जब आपको अयस्क यानी ओर के बारे में पढ़ाया था
तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में ना मिलकर हमको कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं यानी मिश्रित अवस्था में मिलती हैं, जिनसे हम धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका निष्कर्षण करते हैं। तो उसी प्रकार सिनेबार जो अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है? क्या वो तांबे का अयस्क है, क्या वो पारे का अयस्क है, क्या वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, या वो जिंक का अयस्क है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सिनेबार होता है वो पारा यानी मर्क्यूरी का अयस्क है। किसका? मर्क्यूरी का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कभी कभार पेपर में सिनेबार क्या होता है उसका रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है यानी HgS, Hg से मरकरी हो गया, S से सल्फर यानी सल्फाइड, तो जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है यही सिनेबार होता है जो किसका अयस्क है? पारा यानी मर्क्यूरी का। चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ और हम आधे पड़ाव पे आ चुके हैं। हमने अपने 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए, इसके बाद 25 प्रश्न और हैं तो हमारे 50 क्वेश्चन आज के पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में बोल रहा है, क्या वो लोहे का मुख्य अयस्क है, क्या वो तांबे का है, एल्यूमिनियम का है, जस्ते का है? तो थ्योरी की क्लास में हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया है कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। फिर से एक धातु अयस्क वाला प्रश्न आ गया आपके पास। फिर से हमारे पास एक धातु अयस्क वाला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हेमेटाइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क है? क्या वो लोहे का अयस्क है, क्या वो तांबे का अयस्क है, क्या वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, जस्ते का है? ये भी हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि जो हेमेटाइट होता है वो लोहे यानी आयरन धातु का यानी आयरन मेटल का हमारे पास अयस्क होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण सामान्यतः किस विधि के द्वारा किया जाता है? हमने धातुओं की प्राप्ति एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हमने कुछ अभिक्रिया प्रक्रियाएं देखी थी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सल्फर अयस्क का सांद्रण सामान्यतः किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निस्तापन विधि? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जो सल्फाइड अयस्क है उसको फेन प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा उसका सांद्रण किया जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे है। सल्फाइड अयस्क को ध्यान दीजिएगा, हमने जब मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु थी उनको दो अलग, वो हमको प्रकृति में दो फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में, और उनको दोनों उनके अयस्कों से प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। जिसमें पहला मेथड था कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना। तो हमने डिस्कस किया था कि वो प्रक्रिया कौन सी होती है? भर्जन यानी कि रोस्टिंग, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जब सल्फाइड ओर की बात होगी, वायु की उपस्थिति की बात होगी, तो हम भर्जन यानी रोस्टिंग अभिक्रिया से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बोनेट अयस्क, ठीक इसी का दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि सल्फाइड अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है मध्यम क्रियाशील धातु है या कार्बोनेट की फॉर्म में। तो सल्फाइड में वायु की उपस्थिति में रोस्टिंग यानी भर्जन अभिक्रिया भर्जन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कार्बोनेट अयस्क होगा और सीमित वायु में, मतलब या तो वायु सीमित होगी या अनुपस्थित हो, को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? क्या वो भर्जन होती है, क्या वो निस्तापन होती है, एनोडीकरण होती है या गैल्वेनीकरण होती है? तो हम सभी ने डिस्कस किया था कि निस्तापन यानी कैल्सिनेशन ही वो अभिक्रिया है जिससे कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर हम उससे धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ कि एक्वा रीजिया, जिसको अम्लराज भी बोलते हैं या फिर रॉयल वाटर शाही जल भी बोला था हमने, उसको अम्लराज बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी एक्वारीजिया देगा आपको, या फिर अगर अम्लराज बोल रहा है वो, अगर अम्लराज बोल रहा है इसका मतलब भी एक्वारीजिया है। शाही जल या रॉयल वाटर भी हमने डिस्कस किया था अपनी थ्योरी क्लासेस में।
तो यहाँ पे सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दोनों को एक फिक्स अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो वो अनुपात आपसे पूछ रहा है। और उस अनुपात को याद रखने के लिए मैंने आपको कोड भी बताया था, और वो कोड था NH13। क्या था कोड? NH13। यानी जो नाइट्रिक एसिड होगा वो उसका 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग। लेकिन गलती नहीं करनी है, पेपर में जल्दीबाजी में 1:3 आप नहीं लगाएंगे। पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि जनरली आप सोचेंगे कि सर ने NH13 बताया है तो 13 मतलब 1 एक पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है, तो आप सीधा ऑप्शन बी लगा सकते हैं 1:3। लेकिन नहीं, आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको पहले कौन सा अम्ल बोला है। आपको पहले HCl बोला है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 वो बाद में है। यानी कि जो हमने कोड NH13 याद किया था उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि NH13 कब होता है? जब नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 लें। लेकिन अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहले बोला है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग, नाइट्रिक एसिड का 1 भाग। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आ जाएगा वो 3:1, यानी जो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? जिंक का लेप भी लगा सकते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है न लगाने का? हम टिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम सभी ने धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में पढ़ा है, और हमें मालूम है कि जो जिंक है वो टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कि जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते, टिन का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? पदार्थों के डिब्बों को लेप लगाने में। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। हमने आयनिक यौगिक यानी जो आयनिक कंपाउंड्स थे इनके गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया है, और हम सभी जानते हैं कि जो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, निम्न नहीं होते, नहीं होते, इनमें से कोई नहीं, उच्च होते हैं। ये हमने आपको बताया थ्योरी क्लास में, इसीलिए मैंने आपको बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए हमने आपको सीधा बताया है कि गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों के उच्च होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक आपको बताया है। जब हम क्लासेस अपनी कंडक्ट कर रहे थे थ्योरी की, तो हमने आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। क्या वो ठोस अवस्था होती है, क्या वो गलित या जलीय अवस्था होती है, क्या वो गैस अवस्था होती है, या सभी अवस्थाओं में करते हैं? तो हमको ध्यान रखना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन किस अवस्था में करते हैं? गलित या जलीय अवस्था में करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक यौगिक है वो गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 34वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे धातुओं को अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर, धातुओं को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर वो कौन सी गैस विस्थापित करती थी? एज ए प्रोडक्ट यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में वो हाइड्रोजन गैस देती थी। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी थी जो कम क्रियाशील यानी इनर्ट होने के कारण, अक्रिय होने के कारण वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती थी। तो यहाँ पे पहले आइए ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर, चौथा है मैग्नीशियम। तो हमने डिस्कस किया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में, और हमने वहां पे क्या देखा था, एक बार सीरीज में आपको याद दिला देता हूं कि कालीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद हमने कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये देखा था हमने। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देने की बात हो रही है, तो जिंक भी हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम
केवल कॉपर ही, इन ऑप्शन के हिसाब से कॉपर ही वो धातु है जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है, यही कारण है इसका। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉपर तांबा ही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न हमारे आपके सामने ये रहा। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को क्या बोलते हैं? हमने इसके बारे में भी अपनी थ्योरी क्लास में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि जो धातुओं में आघात वर्धनीयता, जिसे मैलिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, का गुण पाया जाता है, जिससे हम उसको आसानी से हथौड़े से पीट कर पतली और लंबी चादर बना सकते हैं। तो वो कौन सा गुण होता है? तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको कि धातुओं को पीट कर पतली चादर अगर बनाना है तो उस गुण को आघात वर्धनीयता या मैलेबिलिटी बोलते हैं। हाँ, अगर खींचकर तार बनाना है तो वो तन्यता होगा, जो कि मैंने अगला प्रश्न आप लोगों के लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए, यही मैंने बोला था कि अगर आपसे बोलेगा कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना है तो हमारा आंसर आघात वर्धनीयता होगा। लेकिन अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने हैं। और हमने देखा था कि 1 किलोग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे धातुओं को खींचकर तार बनाने वाले गुण की बात हो रही है। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न की एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि वो गुण तन्यता होता है, यानी कि डक्टिलिटी होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। कौन सी धातु हथौड़े से मारने पर आसानी से टूट जाती है? तो लेकिन यहाँ पे प्रश्न में होगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन हथौड़े से मारने पर आसानी से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास उदाहरण दिए हैं वो धातुओं के नहीं है। तो यहाँ पे आपसे इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा कि निम्नलिखित में से कौन हथौड़े से मारने पर आसानी से टूट जाती है। तो हमने जब धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने ये देखा था कि धातु एक कठोर होती है, मजबूत होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अधातु यानी कि जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है? भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधातु। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधातु हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन हथौड़े से मारने पर आसानी से टूट या भंगुर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधातु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि यहाँ पे मैंने आपको जंग के बारे में बताया है कि लोहे में जंग लगती है पेपर में, और एनसीईआरटी में उस रस्ट जिसे हम जंग बोलते हैं हिंदी में, उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या वो Fe2O3.XH2O है? क्या वो FeO है? क्या वो Fe3O4 है? क्या वो FeCO3 है? तो हम सबको याद रखना है कि जब आयरन के ऑक्साइड के साथ कुछ जल की मात्रा आ जाती है, जिसको हम नमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमी बोलते हैं, वही जंग होता है, वही रस्टिंग होती है। तो हम सबको याद रखना है कि जो जंग का रासायनिक सूत्र है वो Fe2O3.XH2O। अब XH2O क्या मतलब है? जब मैंने आपको अम्ल और क्षार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डॉट लगा के H2O होता है वो क्रिस्टलीकरण का जल होता है, कि किसी भी यौगिक में जो जल के अणु पाए जाते हैं उसको हम उसके रासायनिक सूत्र में .H2O लगा के हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जल की मात्रा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो भी जल की मात्रा होगी आयरन ऑक्साइड के साथ, वही होगा हमारा जंग यानी कि रस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो जब मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में जो हमारी धातु और अधातु की जो पहली क्लास हुई थी वहां पे तत्वों को 3 भागों में बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में जब हमने बांटा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये उपधातु के उदाहरण हैं, यानी ये मेटलॉइड्स होते हैं। चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की तरफ। आज हम 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो लगभग हम अपनी एंड पे आ चुके हैं अपनी क्लास की। कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग बोर्ड एग्जाम में बार बार ये रिपीट हुआ है कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी है यानी जिसको हम अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं उसमें कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। तो हम सबको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम ही वो धातु है जो भूपर्पटी यानी अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं,
41वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत किसका संकेत है? कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उस पर जो हरे रंग की परत जम जाती है वो क्या होता है? क्या वो कॉपर नाइट्रेट होता है? क्या वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है? क्या वो कॉपर ऑक्साइड होता है? या वो कॉपर सल्फेट होता है? तो हम सबको याद रखना है कि आयरन के ऊपर ऑक्साइड की परत जमती है। अभी हमने पिछले रस्टिंग का जब जंग का सूत्र पढ़ा था, हमने वहां पे देखा था कि Fe2O3 हो रहा था। वहीं हमको ध्यान रखना है कि अगर तांबे की बात आएगी तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चांदी के आभूषण को वायु में खुले रहने पर काले क्यों पड़ जाते हैं? ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो चांदी के जो आभूषण होते हैं वो वायु में खुले रखने पर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एकदम से काले नहीं होते, समय के साथ धीरे धीरे संक्षारण होता है उनका और उन पर काले रंग की परत जम जाती है। तो वो परत क्या होती है? क्या वो सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण होता है? क्या वो सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण होता है? क्या वो सिल्वर क्लोराइड बनने के कारण होता है? या वो सिल्वर नाइट्रेट बनने के कारण होता है? तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जो चांदी के ऊपर जो काली परत जमती है वो सल्फाइड बनने के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि चांदी के आभूषण खुली वायु में रखने पर काले पड़ने के कारण उसका सिल्वर सल्फाइड है। ध्यान रखना, अलग अलग धातुएं के संचारित होने के जो हमारे वहां पे उत्पाद प्राप्त है वो अलग अलग होता है। लोहा जब संचारित होगा तो वो ऑक्साइड बनाता है, लोहा जब संचारित होगा ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर जब संचारित होगा कार्बोनेट बनाएगा, जो कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था अभी हमने, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। लेकिन जब चांदी जब संचारित होगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सल्फाइड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेलियों पर रखने पर पिघलने लगती है? तो हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जब उनको हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो क्या लगेंगी? पिघलने लगेंगी। तो आइए देखते हैं क्या वो कौन सी धातु है। क्या वो गैलियम और सीजियम है? क्या वो सोडियम और पोटेशियम है? क्या वो एल्यूमिनियम और कॉपर है? क्या वो जिंक और आयरन है? तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि गैलियम और सीजियम ही वो दो धातुएं हैं जिनको अगर हम हथेली पर रखेंगे तो वो क्या करने लगेंगी? वो पिघलने लगेंगी। तो हम उसको पिघलने लगेंगी। आइए 44वां प्रश्न देखते हैं। हम अपने आज 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, 44वें प्रश्न पे आ चुके हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को कहां बनाया जाता है? ध्यान रखना, जब हमने विद्युत अपघटनी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि जो अशुद्ध धातु होती हैं वो एनोड पर बनती हैं। आइए अगला प्रश्न। तो शुद्ध धातु कहां पे जाएगी? शुद्ध धातु को विद्युत अपघटनी परिष्करण में कहां एकत्र किया जाता है? तो उसको एनोड पर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड। और ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हम लोग अभी एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी थ्योरी क्लासेस में इन सारे टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने अपना चैप्टर धातु और अधातु 5 क्लासेस में कंप्लीट किया है और जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे लाए गए, आप जिन्होंने वो 5 क्लासेस ढंग से देखी होंगी वो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पा रहे होंगे, किसी को कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए हम जल्दी से ज्यादा किसी एक्सप्रेशन में जाते हुए डिस्कस कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4। वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र और रासायनिक सिंबल लिखते हैं कि क्या सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल क्या है सोडियम का। तो सोडियम का सिंबल Na होता है। अब बात आती है इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। और हमने पढ़ा है कि जब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 है या 4 तक भी है तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से ज्यादा होती है तो उसकी संयोजकता को हम 8 में से घटाकर निकालते हैं। चलिए 47वें प्रश्न की तरफ। ये भी मैंने कल ही की क्लास में आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्या वो निकेल और क्रोमियम है? क्या वो तांबा और जस्ता है? क्या वो सीसा और टीन है?
या वो एल्यूमिनियम है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील जब बनाते हैं तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, और क्रोमियम जो उसको जंग से बचाता है, रस्टिंग से, और साथ साथ निकेल धातु की भी कुछ मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी निकेल और क्रोमियम ही वो धातु हैं जो आयरन के साथ मिलाने पर हमें जो मिश्र धातु प्राप्त होती है वो होता है स्टेनलेस स्टील। चलिए अंतिम के 3 प्रश्न पे आ चुके हैं हम अब। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? इतने साधारण, इतने इजी प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बारे में हमने कक्षा 9 में जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब चैप्टर 3 में पढ़ा था तो वहां पे हमने परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा है। लेकिन क्लास 10th में भी इतने इजी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। कम से कम आपको 20 तक परमाणु क्रमांक लाइन से याद होने चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है और बहुत बार बताया भी है मैंने आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है। 20 तक लाइन से आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कम से कम तो 20 तक आपको याद होने चाहिए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, हम सभी को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हम 49वें प्रश्न पे आ चुके हैं, और ये भी हमने अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं तो वो क्या बनाती हैं? क्या वो धनायन बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं, क्या वो उदासीन अणु अणु होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताया गया है जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, दान करेगी, डोनेट करेगी, तो उस वो धनायन बनाती है, यानी कि जो उस पर चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, केटायन बनेगा, धनायन बनेगा। हम सभी को ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? जब एक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो अधातु क्या करेंगी? ग्रहण करेगी। तो वो क्या बनाएंगी? क्या वो धनायन बनाएंगी, क्या वो ऋणायन बनाएंगी, सहसंयोजी यौगिक बनाएंगी, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सबको याद रखना है कि जो अधातुएं हैं, कौन? जो अधातुएं हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी तो वो ऋणायन बनाएंगी, जिसको हम इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और इन क्वेश्चनों के साथ ही जो क्लास 10th केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस कर लिया है, उसके भी एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसको भी हमने सारे टॉपिक को कवर करते हुए उसके भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर आज हम धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का भी समापन करते हैं। तो आज हमारे केमिस्ट्री क्लास 10th के 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब मैं अगली क्लास में आपके सामने आऊंगा तो हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, यानी कक्षा 10 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो उम्मीद है कि जो पहले 3 चैप्टर हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब पे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में आपको सारी पुरानी क्लासेस एक सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगी, और जिसके जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे आप उस प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं, कैसे आप आसानी से पुरानी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, और फिर कल मिलेंगे हम अपने एक नए चैप्टर के साथ, अभी कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।